नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अंजीत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा 24x7 जुर्म। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 24 घंटे सातों दिन जुर्म से सूबे का कोई न कोई शहर दहल जाता है। हर पल लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो पुलिस वालों के सामने भी बेखौफ होकर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गाजियाबाद में लूट की घटना इसकी ताजा मिसाल है। सूबे में 24 घंटे के भीतर कई ट्रिपल मर्डर, कहीं डबल मर्डर तो कहीं गैंगरेप की घटना सामने आई है। बागपत में युवती को जिंदा जला दिया गया। इन सारे मामलों को देखकर सवाल यही उठता है कि आखिर यूपी में कानून का राज कहां है? यूपी पुलिस इतनी कमजोर क्यों है? आखिर इतने बेखौफ क्यों हो गए हैं अपराधी? बढ़ते अपराध के लिए समाज कितना जिम्मेदार है? यही है आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। यूपी में बेखौफ अपराधी। गाजियाबाद में 1 करोड़ से ज्यादा की लूट। बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। दोहरे हत्याकांड से दहला लखनऊ। यूपी में अपराधी कितने बेखौफ हैं? ये गाजियाबाद में हुई 1 करोड़ से ज्यादा की लूट से साफ हो जाता है। एसएसपी ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए और पुलिस बंगले झांकती रह गई। बेखौफ बदमाशों ने एक सरकारी बैंक के ठीक सामने इस घटना को अंजाम दिया। एक निजी कंपनी का कैशियर बैंक से रुपए लेकर जैसे ही बाहर आया, बदमाशों ने फायरिंग करते हुए उसकी गाड़ी समेत रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात वाले इलाके में जिले के आला अधिकारियों के आवास भी हैं। एसएसपी ऑफिस के बाहर और अंदर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। ऐसे में आखिर कैसे लुटेरे इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गए? इस घटना के बाद एसएसपी ने क्या कहा, ये भी जरा आप सुनिए। 2-3 लोग उनके पास आए, उनको ओवर पावर करते हुए उनको धक्का मारा है, उनकी गाड़ी लेकर भागे हैं। बाद में उन्होंने वो गाड़ी अपनी i10 गाड़ी से चेंज किया है और थोड़ी सी दूर जाकर के दूसरी i10 नंबर की गाड़ी लेकर उसमें कैश उसमें ट्रांसफर करके वो भाग गए हैं। मौके पर हम लोग आए हैं, पूछताछ जो इनसे की है वो कुछ हमें क्लू मिले हैं कि बहुत ही कोई नजदीकी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। कर्मचारी जो भी इनके स्टाफ है उनको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। बहुत जल्दी घटना का नामकरण किया जाएगा। वहीं बिजनौर के अफजलगढ़ में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित पक्ष इसे अवैध खनन का मामला बता रहा है। वहीं पुलिस मामूली विवाद को हत्या की वजह मान रही है। इस तिहरे हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आरोप प्रीतम सिंह नाम के शख्स और उसके 3 बेटों पर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रीतम सिंह खनन माफिया है और गंगा में अवैध खनन का काम करता है। वहीं पुलिस कुछ और कहानी बयां कर रही है। वहाँ ट्रैक्टर से कुछ उनकी प्रॉब्लम हुई, साइड देने के चक्कर में वहाँ विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, लेकिन वही समझौता हमने कर दिया था। तो उसकी सूचना कहीं और नहीं आई। उसी को लेकर कल उनके ऊपर फायर हुआ, जिससे उनकी डेथ हुई। लखनऊ के मड़ियाओं इलाके में मां बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सारा मिश्रा नाम की महिला और उसकी बेटी सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारों से लैस कुछ बदमाश उनके मकान में घुसे और दोनों को गोलियों से भून दिया। वारदात की खबर पाकर ट्रांसगोमती पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन दोनों ने पहले ही दम तोड़ दिया था। यहाँ देखा जा रहा है कि इनकी बुलेट से या गोली चलने से इनकी हत्या हुई है। यहाँ के कोई पर्सनल कारण ये होंगे, क्योंकि यहाँ कोई लूटपाट या राबरी की ऐसी कोई बात नहीं है। मौके पर 2 मोबाइल पड़े हुए हैं, 2 खोखे भी पड़े हुए हैं, अंगूठी पड़ी हुई है, वहाँ ब्लड पड़ा हुआ है। तो ये कोई व्यक्तिगत कारण ही हो सकता है इनकी हत्या का। इन घटनाओं के अलावा अपराध के कई चिटपुट मामले भी सामने आए हैं। बुलंदशहर में नाबालिग से 2 युवकों ने गैंगरेप किया। इन मामलों ने यूपी पुलिस और वहां की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं है? आखिर क्यों पुलिस वालों के सामने अपराधी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते? क्या पुलिस प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं अपराधी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पर आम जनता का भरोसा खत्म होता जा रहा है। गाजियाबाद से नितिन तोमर, लखनऊ से अनूप चौधरी और बिजनौर से महेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तो बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर सूबे में अपराध कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्यों यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है? हम साल दर साल अगर बात करेंगे तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और
सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इसके अलावा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अरविंद शुक्ला भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता नितिन तोमर भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है। राम गोविंद चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, पहला सवाल आपसे कि उत्तर प्रदेश में राज किसका है साहब? कानून का राज है, अपराधियों का राज है? उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में विकास का राज है, उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था का नाम लेकर के विपक्ष में काम करने वाली पार्टियां विकास के काम को अवरुद्ध करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था हिंदुस्तान के और राज्यों से कानून व्यवस्था बेहतर है। और राज्यों की कानून व्यवस्था को आप देख लें और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप देख लें। साहब, हम तो उत्तर प्रदेश का सवाल आपसे करेंगे, आपसे हम उत्तर प्रदेश का सवाल करेंगे। ऐसा लगता है कि आपके सरकार में आपने लुटेरों को खुली छूट दे रखी है। मैं बताता हूं किस लिए। दरअसल गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री का महकमा है और मुख्यमंत्री के महकमे का अगर ये हाल है तो बाकी महकमे का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। पुराने नेता हैं, पुराने समाजवादी हैं आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसलिए ये बातें सब उठाई जा रही हैं कि इसमें पूरे हिंदुस्तान में विकास का काम, चौमुखी विकास का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और लेकिन अपराध भी बढ़ रहे हैं। पार्टियां घबरा करके केवल कानून व्यवस्था की बात हमेशा उठाती है। जब राज्य में मुलायम सिंह जी आएंगे, जब मुख्यमंत्री होंगे या अखिलेश यादव होंगे या और कोई भी पिछड़े वर्ग का आदमी मुख्यमंत्री होगा, उसके सामने हमेशा उसको डिमोलाइज करने के लिए कानून व्यवस्था की बात की जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि गुजरात मॉडल की हमेशा बात होती है। गुजरात में कौन सा विकास का काम हो रहा है? किसानों का काम हो रहा है, नौजवानों का काम हो रहा है, बेरोजगारों का काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में कौन काम हो रहा है? अकेले विशेष शिक्षा में लगभग 3 लाख की भर्ती हमकर लगभग होने जा रही है। बेरोजगारों को नौकरी दी जा रही है। किसानों को हिंदुस्तान में जितना मुआवजा आफत में, दैवीय आपदा में नहीं मिली, आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। ठीक है, वो आप सरकार में है, वो आप सरकार में जिम्मेदारी है, बहुत अच्छी बात है। वो आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी बात है। लेकिन राम गोविंद जी, भरोसा कैसे दे पाएंगे आप? कानून व्यवस्था की बात, भरोसा कैसे देंगे कानून व्यवस्था के मसले पर? कानून व्यवस्था आप साहब गुजरात की बात कर रहे हैं, आप अलग राज्यों की बात कर रहे हैं। ये तो केवल लॉ एंड ऑर्डर के स्टेट सब्जेक्ट अवरुद्ध करने के लिए राम गोविंद जी हमेशा कानून व्यवस्था की बात उठाई जाए। राम गोविंद जी, लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। आप समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी कानून व्यवस्था की बात उठती है पत्रकार जगत से भी और उच्च वर्ग के लोगों से। राम गोविंद जी, इसलिए कि मुलायम सिंह यादव गरीब, राम गोविंद जी हर जात वर्ग के धर्म के लोग काम कर, राम गोविंद जरा सुनिए, ऐसा भी काम करते जो दुनिया में नजीर। राम गोविंद जी जरा सुनिए, मुलायम सिंह यादव ने सारे काम किया। दुनिया में ये उत्तर प्रदेश अकेला राज्य था जिन्होंने कन्या विद्याधन देने की योजना बनाई। दुनिया के किसी देश में इस तरह की योजना नहीं बनी। लेकिन स्कूलों की क्या हालत आगे भी नहीं कहना चाहता राम गोविंद जी। राम गोविंद जी, इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राम गोविंद जी, दुनिया में कहीं लैपटॉप नहीं बता। राम गोविंद जी, उत्तर प्रदेश में होनहार छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर और राम गोविंद जी, मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा, मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा कि लैपटॉप बांट दिया इसलिए हार गए। मुख्यमंत्री उन्होंने ये कहा लैपटॉप बांट दिया इसलिए हार गए। राम गोविंद जी, मेरा सवाल आपसे, स्टेट है जिसमें कानून, मेरा सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप भरोसा कैसे दिला पाएंगे? आप भरोसा कैसे दिला पाएंगे आम आदमी को? ये सतत प्रक्रिया है। आपने तो ऐसा कह दिया जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ है ही नहीं, केवल यहाँ पर डकैती है, गुंडागर्दी है। आपने तो इस तरह की वातावरण बना दिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर विकास हो रहा है। हमारे विकास के काम को अवरुद्ध करने के लिए, जनता का दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए हमेशा इस बातों को उठाया जाता है। महाराष्ट्र देख लीजिए,
राजस्थान राम गोविंद जी, मैं महाराष्ट्र और राजस्थान नहीं जाना चाहता, मैं उत्तर प्रदेश की बात आपसे करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात आपसे करूंगा। आप भरोसा कैसे दे पाएंगे? मैं बताता हूं राम गोविंद जी, जरा सुनिएगा सर, जरा सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है ये। 27 फरवरी को एटीएम से 51 लाख रुपए की लूट हुई, 3 लोगों की हत्या हो गई। मुख्यमंत्री कहते हैं साहब इसका जल्दी से जल्दी खुलासा करिए। मुख्यमंत्री ने कहा इसका जल्दी जल्दी खुलासा करिए, इसका पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया। जनवरी में राजभवन के सामने 18 लाख की लूट हो गई, 2 लाख मिले, एक गिरफ्तारी हुई, पूरे मामले का खुलासा साहब नहीं हो पाया। जनवरी में 1 करोड़ 31 लाख की लूट कैसरबाग में हुई, 1 लाख पकड़ा गया, एक गिरफ्तारी हुई, पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया। अदालतों के अंदर फायरिंग के मामले जारी हैं। आज गाजियाबाद में 1 करोड़ 8 लाख की लूट हो गई। साहब ऐसे आप भरोसा दिला पाएंगे? आप मेक इन इंडिया के, आप मेक इंडिया में मेक इन यूपी की बात करते हैं, ऐसे निवेश होगा राम गोविंद जी? एसटीएफ ने, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, इन गुंडों और बदमाश मार रहे हैं। लेकिन जो चारों तरफ से हमला हुआ है, केवल हमारा प्रदेश जो इसमें देश में सबसे विकासोन्मुखी प्रदेश होता जा रहा है, जनता माफ नहीं करेगी राम गोविंद जी, ये ख्याल रखिएगा, जनता माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कभी उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल हो पाएगा? विक्रम सिंह जी, क्योंकि आप यूपी पुलिस के मुखिया रहे हैं, हम इस समय अपराध के प्रक्रिया को रोक रहे हैं। इसी पुलिस बल ने आपने पहले भी क्राइम कंट्रोल किया था, और अगर उनको वांछित सहयोग और समर्थन मिल जाए तो फिर वो कंट्रोल करके दिखाएंगे। आपने अगर देखा होगा कि जो अपराध आपने गिनाए, इसके अलावा सहारनपुर में बैंक डकैती, मोहनलालगंज मर्डर केस, इसके अलावा लखनऊ गौरी श्रीवास्तव हत्याकांड, बिल्कुल उनकी चर्चा आपने नहीं की। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि अगर क्या क्या चर्चा देखें कि क्या, लेकिन क्या ये विक्रम जी, अंजीत जी, अगर ये डिबेट को डिबेट की तरह चलना है तो डिबेट की तरह चलाएं। पुलिस विज्ञान एक विज्ञान है, इसमें आरोप प्रत्यारोप से हम अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। अगर हम गंभीर है, अपने जो बीमारी है रोग है उसके बारे में विश्लेषण करना है तो उसके बारे में पहले हम चिंतन करें। के लोग हैं, इनसे तो दिखलवाइए। राम गोविंद जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूं विक्रम सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, उसको सुन लेते हैं पहले बात करके। राम गोविंद जी माफ करिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। विक्रम सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, हम पहले उसको सुन लेते हैं। कोशिश विक्रम सिंह जी नहीं है हमारी। अंजीत जी, मैं अपनी बात केवल 1 मिनट में, माननीय मंत्री जी अगर सुनना चाहें तो उनका भी लाभ होगा, कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा, और मैं स्पेसिफिक बातें उनके परामर्श के लिए देना चाहूंगा। राम गोविंद जी, अगर माननीय मंत्री जी सुनना चाहें तो जी, अगर सुनना चाहें तो मैं शांत हो जाता। विक्रम सिंह जी आप बोलिए। विक्रम सिंह जी बोलिए। हाँ अंजीत जी, मेरा निवेदन यह है कि अगर आप ये देखें कि पुलिस प्रशासन इकबाल से चलता है, अगर पुलिस के भय से और आतंक से, कानूनी आतंक, कानूनी भय, गैर कानूनी नहीं, फर्जी इनकाउंटर, फर्जी मुठभेड़, आपने अगर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी, रासुका के अंदर आपने निरुद्ध कर दिया, आपने गुंडा एक्ट के 3 के अंतर्गत निष्कासन कर दिया, नारकोटिक्स एक्ट के अंतर आपने सजा दिलवा दी, 2 अच्छे कन्विक्शन करा दिए, जेल में उनका साम्राज्य अपराधियों का न चले जो कि चल रहा है, तो आप स्वयं देखेंगे कि अपराध स्थिति आपकी नियंत्रण में आ जाएगी। दुर्भाग्य ये है कि अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई और जो इच्छा शक्ति और जिस प्रकार से एक मनोयोग से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके लिए अगर मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन प्रशासनिक कमियां हैं, उन प्रशासनिक कमियों को आप दूर कर लें, आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ हो जाएगी। इसी पुलिस बल ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इनकी पीठ पे हाथ रखिए, इनका परिपक्व मार्गदर्शन कीजिए, और जो 5 बिंदु मैंने निर्देशित टॉप 5 अपराधी हर थाने के हैं और जिले के टॉप 25, इनको जेल भिजवा दीजिए, कानून व्यवस्था अपने आप नियंत्रण हो जाएगी। लेकिन फिर ये मत देखिएगा कि ये किस बिरादरी के हैं, ये किस राजनीतिक समीकरण के हैं, ये किस राजनीतिक दल के युवा हृदय सम्राट हैं। अगर ये चिंतन लगा, बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से भी पुलिस काम नहीं कर पाती। मैंने कई बार ऐसा देखा है, किसी को पुलिस पकड़ लाए तो 10 नेता उसको छुड़ाने के लिए चले जाते हैं।
अंजीत जी, ये सब जगह विदित है कि राजनीतिक दबाव के कारण वांछित और सक्रिय अपराधी जेल के भीतर नहीं है। एक दफा ये छोड़ दे कि अपराधी अपराधी है, उसकी कोई जात नहीं, उसका कोई राजनीतिक मतलब संवर्ग नहीं, उसको जेल में ही जाना है और कठोर कार्रवाई करे। और पुलिस की छवि अपराधियों में ये होनी चाहिए कि पुलिस अधिकारी आधा कसाई है आधा इंसान है, और कसाई भी कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर नहीं। और फिर आप देखिए कानून व्यवस्था कैसे नहीं सुधरती है। चलिए, पुलिस बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ है। ठीक है, बड़े विक्रम भाई, मैं सर आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा। रविंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। रविंद्र जी, ऐसा लगता है कि आपने भरोसा कर लिया है कि प्रदेश सरकार के राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहा है। आप इस इंतजार में हैं हिट विकेट के कि कब आपको मौका मिल जाए साहब, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आप अपनी जिम्मेदारी भी समझिए। देखिए, ऐसा है कि अभी जो आदरणीय विक्रम सिंह जी जो बात कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। किसी भी सरकार का एक इकबाल होता है और नीचे तक होती है। जब अपराधी ये समझ लेंगे सैया भय कुतवाल हमें डर काहे को, जब ये एक राजनीतिक साठगांठ हो जाती है अपराधियों के साथ, तो स्वाभाविक रूप से सरकार का इकबाल पूरी समाप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये अपराधियों और सरकार के बीच में इतनी बड़ी दुरंसनी है कि कोई भय नहीं रह गया। इसीलिए रमेश शुक्ला जी, एक बात और, रमेश शुक्ला जी राजनीति मत करिए। रमेश शुक्ला जी, एक चीज बता दीजिए कि सरकार ने क्या किया, उसको क्या नहीं किया। देखिए, सरकार ने क्या नहीं किया ये बता दीजिए, बताइए, समय कम होता है। सीधी बात यह है, सीधी बात आप ये देखिए, एक अधिकारी एक जगह पर जाता है, वहां अपराध पूरी तरह समाप्त हो जाते। क्यों हो जाते? क्योंकि उसका अधिकारी का इस तरह का पीछे उसका इतिहास चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई अधिकारी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? आप अगर थानों में देखोगे तो इंस्पेक्टर तो बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन इंस्पेक्टर की जगह पर सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। अब ये स्थिति बता दी है, जो कंपिटेंट नहीं है, जो सक्षम नहीं है, ऐसे अधिकारी चार्ज में हैं, और जो अधिकारी बिल्कुल निकम्मे हैं, उनको जाकर के केवल जातिवाद के आधार पर वहां बैठा दिया गया। तो क्या कहेंगे आप इसको कैसे आप कह सकते हो कि ये जो है सरकार ठीक काम कर रही है? ठीक है, और इसमें आप कहोगे राजनीति। अजीत जी, राजनीति नहीं है, वास्तव में समाज का हर वर्ग इस समय उत्तर प्रदेश में कि अपने जान मान को लेकर के रात को सो नहीं पा रहा है। राम जी, एक बात फिर से मैं आपके पास आना चाह रहा, क्या ये गंभीर मसला नहीं है, और ये गंभीर बात नहीं है कि आपकी सरकार में तबादले का काम बहुत ज्यादा हुआ है? और ये भी बात सच है कि तबादलों की वजह से भी एक बड़ी वजह है कि अपराध पर लगाम न लग पाना। नितिन हमारे साथ लगातार बने। नितिन, आपके पास मैं आना चाहूंगा। गाजियाबाद एक ऐसा जिला है जहां पर अपराध बहुत ज्यादा है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं कि तमाम लगातार यहां पर एसपी बदलते रहते हैं, एसएसपी बदलते रहते हैं, उसका आधार क्या है सरकार जाने। कभी ये कह के नहीं बदला गया कि क्राइम बढ़ रहा है इसलिए हम अधिकारियों के तबादले कर रहे हैं। वजह क्या है कि गाजियाबाद में या अन्य शहरों में आसपास के जो जिले वहां पर अपराध पर लगाम नहीं लग पाती है? देखें तो पहले मैं बताना चाहूंगा जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे साथ जो विकास और तमाम बातें कर रहे थे, जिस समय मैं आपको ये पूरी अपडेट दे रहा हूं, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि गाजियाबाद का जो लोनी बॉर्डर इलाका है वहां पर अब से थोड़ी देर पहले 2,80,000 रुपए लूटे गए हैं एक सेल्समैन संतोष शर्मा से। तो ऐसे में लगाइए 1:40 पर गाजियाबाद के जो एसएसपी है उनके आवास से महज चंद कदम दूरी पर 1,08,00,000 रुपए कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो अकाउंटेंट है उनसे लूटे जाते हैं। शाम होते होते जब जैसे जैसे पुलिस हाफती है बदमाशों के पीछे भागते हुए, उसी के साथ साथ गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक बार फिर चुनौती दी जाती है बदमाशों के द्वारा पुलिस को कि हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, आप अपना काम बखूबी करके दिखाइए। ये एक रहा विकास और जो तमाम जो बातें की जा रही थी उस पर यथार्थ की। अंजीत, दूसरा सवाल ये है कि क्या गाजियाबाद में क्राइम कंट्रोल हो सकता है? ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद में कभी क्राइम कंट्रोल आज से पहले नहीं हुआ या आज से पहले इससे ज्यादा क्राइम भी नहीं हुआ हो। दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जब पिछली सरकार थी उसके बाद जो अखिलेश सरकार आई है उसके बाद एकाएक यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग की बाढ़ आई है। कोई भी सर्टेन नहीं है कि अगर जब जो पुराने लोग थे जिनका एक पुलिसिंग जो है वो दरअसल एक तरीके से कहना चाहिए कि मॉडर्न जो सारी टैक्टिक्स है, चाहे वो सर्विलांस हो चाहे दूसरी
दूसरे तरीके हों, उस सब के इतर अगर गाजियाबाद यूपी पुलिस की बात की जाए तो पुराना तरीका है, वो तरीका मुखबिरों के द्वारा स्थापित होता है। इसके अलावा जो अगर आपको एकाएक किसी नए एसएचओ को लेकर आएंगे तो आप उस तमाम थानों के अंदर जो गांव है या जो कस्बे हैं, शायद आप उनके नाम भी याद नहीं रख पाएंगे अगले 6 महीने तक। तो बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग लगती है, पूरा का पूरा थाना एकाएक चेंज कर दिया जाता है, नए नए लोग वहां पर लाए जाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से काम होगा? मैं विक्रम सिंह मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो अधिकारियों के तबादले लगातार होते हैं, चाहे वो आईएएस के तबादले हों, आईपीएस के तबादले हों, पीपीएस के तबादले हों, पीसीएस के तबादले हों, इन तबादलों का फर्क कितना पड़ता है कानून व्यवस्था पर? मैं अजीत जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सुभाष मिश्रा ने बड़ा सारगर्भित आर्टिकल कुछ समय पहले इंडिया टुडे में प्रकाशित किया था अपने नाम से जी, और उसमें कहा था कि हर 3 महीने पे अगर हम सारे अपने सिपह सालार बदल देते हैं और जो महत्वपूर्ण पद है उसमें 70% जात विशेष के होते हैं तो उसका मनोबल पे, कार्य पद्धति पे और परिणाम पे बहुत ही खराब और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर 90 दिन तो लगते हैं आपको वहां की ज्योग्राफी, वहां की जो क्राइम पैटर्न है, वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं है उसको समझने में, और कम से कम लगता है 1 साल कि अगर आप कुछ डिलीवर कर पाए। अगर 1 साल में 4 तबादले होंगे, आप मान के चलिए कि तबादले के लिए किया जा रहा है, प्रशासन में सुधार लाने के लिए नहीं किया जा रहा है। उसके पीछे कारण कुछ और है और इन कारणों के चलते अगर ताश के पत्ते की तरह अधिकारी फेंटे जाएंगे तो उसके दुष्परिणाम समाज पर और विभाग पर आते हैं। विक्रम जी, जब अपराध बढ़ते हैं, दबाव तो जाहिर तौर पर पुलिस विभाग पर होता है, लेकिन उनकी मनोस्थिति क्या होती है कि एक तरफ वो किसी को पकड़ के ला रहे हैं, 10 नेताओं के फोन आ रहे हैं, 10 लोग छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, दबाव ये भी है कि कानून व्यवस्था भी बनाए रखना है। इस स्थिति में काम कर पाना कितना मुश्किल होता है? अंजीत जी, काम करना बहुत मुश्किल होता है कि आज के युग में जब इतना अवसादग्रस्त है पुलिसकर्मी, आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिलता है और उसके बाद इस तरह के प्रेशर्स भी पड़ते रहते हैं। कोई भी अधिकारी को जब कहता है कि मुझे केवल 90 दिन या 120 दिन, महीनों और साल की बात छोड़ दीजिए, अगर इतने दिन रहना है क्यों न हम थोड़े बहुत समझौते कर लें, और समझौते करने का दुष्परिणाम आपके सामने है। अपराधी जेल के बाहर, जेल के अंदर जो अपराधी हैं वो अपना आपराधिक साम्राज्य चला रहे हैं। अपराधियों पे जो दबाव होना चाहिए, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए की घोषणा होनी चाहिए, उनको दौड़ा दौड़ा करके बीन बीन के गिरफ्तार होना चाहिए। उसके दौरान अगर मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ के दौरान कानूनी तौर पे उनको निष्क्रिय किया जाना चाहिए। ये कहीं हुआ है दोस्त? चलिए, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं विक्रम सिंह के बारे में क्या कार्रवाई की गई है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। रमेश शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सर। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे मित्र राम गोविंद चौधरी भी हमारी बात सुन रहे हैं। मैं जिस पद पर था वो इस पद पर है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम विधानसभा में रहे। उनसे एक प्रश्न करता हूं, उत्तर प्रदेश के 75% थाने ऐसे हैं जो जिसके लायक है वो अधिकारी नहीं, बहुत जूनियर और जातिवाद के आधार पर लोगों को पोस्ट किया गया। अगर ये सच है तो ये लोग कहीं से कहीं संरक्षण प्राप्त है, और जब संरक्षण होगा तो ये लोग काम कैसे करेंगे, ये आप इनसे पूछ लीजिए, राम गोविंद जी से। नहीं, राम गोविंद ये सच है कि नहीं, इसका सर्वे करा लीजिए। राम गोविंद चौधरी कुछ तकनीकी वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। राम गोविंद चौधरी जी, एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगा है आपकी सरकार के ऊपर कि 75% लोग अगर एक जाति विशेष के हैं तो फिर अपराध पर लगाम लगा पाना तो बहुत मुश्किल है। सुन रहे हैं ना? जी जी, हेलो जी, राम गोविंद जी आपको आवाज मिल पा रही है? राम गोविंद जी आपको आवाज मिल पा रही है? बोलो जी, बोलिए बोलिए सर। हाँ, मैं ये आपसे कह रहा हूँ जी कि जब भी समाजवादी पार्टी सरकार में आती है, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा जातिवाद का ही आरोप लगाती है। आप इस बात पे ध्यान में, भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, इस देश में सबसे पहले एक राजनीतिज्ञ के खिलाफ लोन डकाए, देश का माना जाना डकैत तहसीलदार सिंह को मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था। फिर जब दोबारा चुनाव हुआ तो फर्रुखाबाद का लोन बदमाश डकैत पहलवान को मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। अरे मित्र मैं पूछ रहा हूँ, क्या मेरा आरोप गलत है?
ये बताइए मुख्यमंत्री राजनाथ कल्याण से लड़ाए गए जितने प्रदेश में अपराध पर भी लोग थे आप बता रहे हैं मंडल में राम गोविंद रमेश शुक्ला राम गोविंद चौधरी जी तमाम शहरों को हाईटेक किया। राम गोविंद चौधरी जी हर जगह लगाए गए। राम गोविंद जी हमें किया गया है। 1 मिनट मुद्दे पर दे दीजिए। हाईटेक किया गया। आपके युवा है की बात की बात एक पकड़ सत्ता चाहिए और इसलिए झूठे और आरोप लगाती रहती है, कभी जातिवाद का, कभी कानून व्यवस्था का। इसलिए उत्तर प्रदेश में राज में आई है भाजपा, कोई विकास का काम कर नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास का काम करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास तो लुटेरों का हो रहा है, राज में आने विकास तो अपराधियों का हो रहा है। साहब राम गोविंद चौधरी जी यहाँ पर तो यही बताया उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के है जो आपके खुद गृह मंत्रालय ने जारी किया और गृह मंत्रालय सूबे के मुखिया के पास है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अपराध पर लगाम कब लगी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तोमर, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमेश शुक्ला जी और राम गोविंद चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।